हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए हम लोग अपना एसएसटी देख रहे हैं। हिस्ट्री अब हम लोग स्टार्ट किए हैं और पॉलिटी और हिस्ट्री अल्टरनेट डेज पे दोनों जो है साथ साथ चलेगा। तो हम लोग हिस्ट्री में देख रहे हैं जो हमारा टॉपिक वाइज है, यानी कि एक टॉपिक हम कल देख चुके हैं, आज हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे उस चैप्टर से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो भी देख रहे हैं। ज़्यादा पीवाईक्यूज नहीं देख रहे हैं, एक दो पीवाईक्यू भी देख रहे हैं, जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग बने कि हाँ सच में उस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का जो क्लास 6 है उसका चैप्टर 2 भी लेंगे, क्योंकि वही टॉपिक नंबर 2 हमारे हिस्ट्री में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमारा हमेशा का है कि हम लोग पहले पीवाईक्यू देखते हैं। तो आज जो हमने पीवाईक्यू लिया हुआ है वो 2020 का लिया हुआ है और 2023 का। 2020 में हमने खुद एग्जाम दिया था, तो वो हमारे पास पेपर ही है, तो इस वजह से हम उसको भी लिए हुए हैं। और एक जो है 2023 का लिया हुआ है, तो उसको भी आप देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा गया है। क्या पूछ रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि आपको बताना है कि पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि ये केवल जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, तो वैसे भी केवल लगाए तो एक बार हमारे लिए सोचने वाली बात हो जाती है। तीसरा कह रहे हैं कि ये केवल जमीन के भीतर पाए जाते हैं, तो ये बात भी एकदम समझ आ रही होगी कि सोचने वाली बात है, केवल यहाँ भी लगा है। और ये मतलब अगला ऑप्शन है कि ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो अगर कभी नहीं इस टाइप का अगर कोई जो है वर्ड आ जाए तो हमारा जो माइंड है वो और ही उसको क्लिक करना चाहिए कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है आप देखें केवल एक ही विकल्प सही होगा, और वो कौन सा है? केवल ए। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, केवल ए जो है वो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक, और चलिए देख लेते हैं आखिरकार ये पुरा स्थल क्या है। तो वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं हम उन्हें पुरा स्थल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कि पुरा स्थल वे स्थान होते हैं जहां अतीत की वस्तुओं के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, और इन अवशेषों में आपको औजार मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे, इमारतें हो सकती हैं, कुछ अदर वस्तुएं भी हो सकती हैं। पूरा स्थल ये जमीन के ऊपर अंदर, मतलब कि जमीन के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, जमीन के अंदर भी पाए जा सकते हैं, समुद्र में भी पाए जा सकते हैं, नदियों में भी पाए जा सकते हैं, मतलब कहीं पर भी ये अवशेष आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो जो मतलब लिखा हुआ था कि ये यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये किसी भी स्थान पे आपको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हमने देखा कि केवल तीसरा वाला ही विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि जो पूरा पाषाण युग है उसमें भारत में शुतुरमुर्ग प्राप्त होते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो ऐसा क्लू मिला होगा जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि भारत में पहले जो है शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? पहला है कि उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। तो पूरा पाषाण काल की बात हो रही है, तो उस समय कौन सी कृतियां ऐसी लिखी गई थी जिसमें हमें लेख मिलेगा? तो ये तो मतलब कि सोचने वाला प्रश्न है ना। कहते हैं ना कि ये जो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो एकदम होता है ना कॉमन सेंस वाला। ठीक है, तो कॉमन सेंस, लेकिन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी तभी सॉल्व होता है जब आपके पास कॉमन सेंस हो। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तीसरा क्या है? शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। और चौथा है कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का इनमें वर्णन है। तो भैया पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, कौन से विदेशी यात्री इनका वर्णन करेगा? तो ये भी कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, तो ये भी गया। कह रहे हैं कि शुतुरमुर्ग पर जो मौखिक स्मृतियां हैं हमारे पास भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। तो ये बात एकदम बेकार सी है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, कि महाराष्ट्र का जो पाटने स्थल है, महाराष्ट्र का जो पाटने पुरा स्थल है, वहां पर शुतुरमुर्ग के अंडों के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ से आपको एक और पॉइंट क्लियर होना चाहिए, और वो क्या है? वो ये है कि महाराष्ट्र में जो पाटने है ना वो पूरा पाषाण युग का स्थल है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। ये वाला क्वेश्चन हमने अपना एक खुद से एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, आगे आपको वो अभी वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। ये सारे टिक वगैरह को आपको नहीं सोचना है, आप पूरा वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद जो आपको समझ है आप मुझे वो कमेंट करिएगा। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद हम आपके कमेंट का वेट करेंगे कि आप लोगों ने सच में इस क्वेश्चन को समझा या नहीं समझा। आज का जो आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन अपनी तरह से सॉल्व कराया हुआ है, खुद से बना करके, ठीक है। आपके पास कथन और 2 कथन दिए हुए हैं, फिर आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं, ठीक है। क्या है, कह रहे हैं कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले जो मैदान है वो बनने लगी, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि कथन जो बी है, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, ठीक। आपको बताना है कि ऑप्शंस हैं कि ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है, और दूसरा कह रहे हैं कि ए बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है, और तीसरा है कि ए सही है किंतु बी गलत है, और चौथा है कि ए गलत है किंतु बी सही है, ठीक है। आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट वर्क है, आप कमेंट जरूर करिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपनी जो एनसीईआरटी की सीरीज है, या ये कहें कि जो नए क्वेश्चन हैं, जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है हिस्ट्री में, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहे हैं कि आज से 20 लाख साल पहले जो इस उपमहाद्वीप में रहते थे उन्हें घुमंतू के नाम से जाना जाता था, और दूसरा कह रहे हैं कि उन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया जाता है। आपके पास कूट दिए हुए हैं कि केवल एक सही है, दोनों सही हैं, केवल 2 सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं। तो आपको ये क्वेश्चन देखना है और बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं, ये उपमहाद्वीप क्या है, ये हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें देख लिया था, तो दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे उपमहाद्वीप किसको कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। आप देखिए कि जो इसमें पहला वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा अभी बताते हैं। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, और इसमें देखिए तो ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो जो हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन ए गलत है, वो गलत क्यों है ये देख लीजिए। कह रहे हैं कि आज से 20 लाख साल पहले जो इस उपमहाद्वीप में रहते थे उन्हें घुमंतू के नाम से जाना जाता था। तो उन्हें घुमंतू के नाम से नहीं जाना जाता था। वैसे भी जो घुमंतू लोग होते हैं ना, वो एक जगह टिक करके नहीं रहते, उनका हमेशा इधर उधर कहीं ना कहीं घूमना टहलना लगा रहता है। तो वो घुमंतू तो दूसरी ही मतलब बात हो गई। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा खाद्य संग्राहक। क्या, तो जो इसका घुमंतू की जगह होगा वो क्या होगा, वो होगा खाद्य संग्राहक, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कहां से ये क्वेश्चन बना हुआ है। इसका सी वाला हो जाएगा आंसर, ये हमने आपको बता ही दिया है। एक्सप्लेनेशन के तौर पर आप देखिए, आरंभिक मानव, तो ये जो आरंभिक मानव है आखिर वो इधर उधर क्यों घूमा करते थे, ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ आपको बता रहे हैं कि हम उन लोग के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे, ठीक है। आज हम उन्हें क्या कहते हैं, तो आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक कहते हैं। आखेटक मतलब जो लोग आखेट करते हैं, मतलब जो शिकार वगैरह करते हैं, उन्हें कहते हैं आखेटक। और खाद्य संग्राहक यानी कि भोजन का संग्रह करना, ये लोग ये काम किया करते थे। इस वजह से इन्हें हम लोग आखेटक या खाद्य संग्राहक के रूप में आज जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की जो विधि है, इसी के आधार पर इनको ये नाम दिया गया है। आमतौर पर खाने के लिए ये लोग क्या किया करते थे, तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियां और जो चिड़ियाएं होती हैं उन्हें पकड़ते थे, और साथ में फल मूल दाने और साथ में जो है पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। मतलब ये सारी चीजें ये लोग अपने भोजन के रूप में इकट्ठा करते थे। यही कारण है कि हम इन्हें खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। और ये देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, और वो कारण क्या थे वो हमने आपको बता ही दिया है कि भोजन का संग्रह करना था। एक जगह टिक करके आपको भोजन नहीं मिलने वाला है। आज आप खेती कर रहे हैं तो ठीक है, एक ही जगह पे रह रहे हैं, आपको भोजन मिल जाता है क्योंकि यहीं पे आपकी फसल हो रही है, यहीं पे आप उसको उगा रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं। लेकिन जबकि ये बातें चल रही हैं, उस टाइम पे लोग खाने का संग्रह किया करते थे, उनको खेती का ज्ञान नहीं था। तो ये इधर उधर जाते थे और अपना भोजन जो भी होता था, चाहे मांस हो या फिर जो कंदमूल होते हैं, कुछ भी अगर पाते थे तो उसको लेकर के आते थे, फिर खाते थे। चलिए देखेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत सुमेल है, मतलब कि गलत है तो सुमेल कैसे होगा, आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं ये एग्जैक्टली क्या है। तो पूरा स्थल जो है वो किस राज्य में, कौन से पूरा स्थल है वो आपको बताना है। पहला देखिए,
जो पहला है वो है चिरांद और ये बता रहे हैं कि बिहार में है, दूसरा कह रहे हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, तीसरा कह रहे हैं इनाम गांव गुजरात में है और कह रहे हैं पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा गुजरात में जो इनाम गांव नहीं है, बल्कि जो अन्य ऑप्शंस हैं वो एकदम सही है। यानी कि जो चिरांद है वो एक नवपाषाण कालीन स्थल है और आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा, मेहरगढ़ पाकिस्तान में ही है और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन इनाम गांव जो है वो गुजरात में नहीं है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो इनाम गांव है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए देख लेते हैं, ये यहाँ पे मैप दिया हुआ था, इस मैप में आपको दिखाते हैं कहाँ पे मेहरगढ़ है। अन्य भी जो पूरा स्थल हैं उन्हें भी दिखा देते हैं। जैसे आप देखिए सबसे ऊपर आप देखिए ये जो लोकेशन आपको दिखाई गई है, ये इसमें लिखा हुआ है बुर्ज होम। और ये क्या है, तो ये जो बुर्ज होम है ये जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक स्थल है या पूरा स्थल है। आप देखेंगे कि यहाँ पे गर्तावास के साक्ष्य मिले हुए हैं। हालांकि अभी आगे इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा गया था तो मैंने यहीं पे बता दिया है, फिलहाल के लिए आगे हम उसको देखेंगे ही। तो जो बुर्ज होम है ये है क्या एग्जैक्टली, तो ये देखिए कि नवपाषाण कालिक पूरा स्थल है। ठीक है, नवपाषाणिक जो पूरा स्थल है बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। सेम आप देखिए मेहरगढ़, ये कहाँ है, तो मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान में मिलेगा। आप कोल्डिहवा, महादहा, भीमबेटका ये सभी देखिए आपको यहाँ दिखाए गए हैं। सॉरी, भीमबेटका तो जो है नवपाषाण कालिक स्थल नहीं है, ये पूरा पाषाण कालिक स्थल है, तो इसको याद रखिएगा। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। कोल्डिहवा हो गया, महादहा हो गया। इधर देखिए चिरांद, चिरांद हमने आपसे पूछा था, तो जो चिरांद है वो नवपाषाण कालिक स्थल है, कहाँ पे है, बिहार में है। और ये एक बार यूपीएससी में जो लोग ऑप्शनल लिए रहते हैं उनसे पूछा जाता है कि जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो ये एक बार पूछा गया था, पर उसमें जो है नवपाषाण कालीन स्थल ना दे करके मतलब पूरा पाषाण कालीन स्थल दिया हुआ था, तो इस वजह से वो रॉन्ग था। इसको याद रखिएगा कि जो चिरांद है बिहार में है और नवपाषाण कालीन स्थल है। और आप देख लिए, ये देखिए जो हल्लूर है ये भी क्या है, तो नवपाषाण कालिक स्थल है और कर्नाटका में है। इसके साथ साथ एक और जो है नवपाषाण कालिक स्थल है, और कौन सा है, पय्यमपल्ली। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो ये कुछ नवपाषाण कालीन स्थल रहे जो हमने आपको बताए हैं। फिर से बता दे रहे हैं कौन कौन से नवपाषाण कालीन स्थल हैं, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से आप बताइए कौन से नवपाषाण कालिक स्थल नहीं है। तो देखिए चिरांद है हमारा, इधर भी एक है जो हम आपको बताना भूल गए, दावोजिंग हंडिंग करके है, और साथ में पय्यमपल्ली है, हल्लूर हो गया, मेहरगढ़ हो गया, बुर्ज होम हो गया, कोल्डिहवा और महादहा हो गया। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने के बाद से जब हम इसको यहाँ पे पीडीएफ में सेट करते हैं तो उसका जो मतलब कि फॉन्ट है वो अच्छे से साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है, थोड़ा ब्लर टाइप का हो जाता है। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया हो कि आप इसको ऐसे ना करके किसी और तरीके से यहाँ लाएं तो अच्छा दिखेगा, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी खुद पढ़ करके खुद से बनाए हुए हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस पे मेरा कॉपीराइट है। आपको ये क्वेश्चंस कहीं और नहीं मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि नहीं ही मिलेंगे मतलब कोई और बना नहीं सकता, लोग बनाते ही होंगे, लेकिन सेम एज इट इज जो क्वेश्चन है इसको मैंने खुद से बनाया है, तो इस वजह से इसको आप याद रखिएगा कि कहीं से मैंने इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको बताना है किस पुरातात्विक स्थल से राख के अवशेष मिले हुए हैं। आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कुरनूल गुफा, इनाम गांव, भीमबेटका और चिरांद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कुरनूल गुफा है यहाँ से आपको राख के साक्ष्य मिले हुए हैं। डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से भूसी के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से जो है राख के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारी चीजें हमारे काम की होती हैं, हमें इसको जरूर जानना चाहिए। जैसे कि जो रंगपुर है वहां से हमें क्या मिला है, वहां हमें भूसी के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी के। सुरकोटदा से हमें जो है मतलब जो घोड़े हैं, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और अभी हमने आपको बता दिया कि जो कुरनूल गुफा है यहाँ से हमें राख के अवशेष यानी कि बची हुई राख के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या बताना है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है,
क्या दोनों सही है या एक सही है, तो इसको हम देख लेंगे। पहला वाला जो है स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन देखे गए। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि परिणाम स्वरूप, यानी कि ये जो जलवायु परिवर्तन हुए इसके परिणाम स्वरूप घास वाले मैदान बने तथा घास खाने वाले या घास खाकर जीवित रहने वाले जो पशु थे वो भी बढ़ गए। और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है कि केवल ए सही है, ऑप्शन बी है कि केवल बी सही है, ऑप्शन सी में कह रहे हैं कि बोथ आर राइट, और लास्ट में आप देखिए कि नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में एकदम सही हैं। तो इसका आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। तो देखिए बदलती जलवायु मतलब हेडिंग है, और उसके साथ फिर आपको नीचे बताया गया है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में आप देखेंगे कि काफी बड़े बदलाव आते हैं और जो गर्मी है वो बढ़ने लगती है। ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो जब जलवायु में परिवर्तन हुए, जो गर्मी है वो बढ़ने लगी, तो इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले जो मैदान हैं वो बनने लगे। और जब घास वाले मैदान बनने स्टार्ट हुए तो जो घास खाने वाले जीव हैं जैसे हिरण हो गया, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, ऐसे जो जानवर हैं इनकी जो संख्या है वो भी बढ़ गई। आगे देखिए, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों, यानी कि इसके पहले से ये लोग इन जानवरों को पालते नहीं थे। आज जैसे हम लोग गाय, भैंस, बकरी, हेन तेन सब पाल लेते हैं ना, तो उस टाइम तक इन लोगों ने इनको पालने के बारे में नहीं सोचा होगा। और आगे बता रहे हैं कि साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन गई थी, यानी कि उस टाइम पे लोग मछली खाना स्टार्ट कर चुके थे, या ये कहें कि बहुत ही लार्ज लेवल पे मछली खाई जा रही थी। ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आपको बताना है कि किस पुरातात्विक स्थल से गर्तावास के साक्ष्य मिले। अभी हमने ऊपर आपको बताया था, मैप जब करा रहे थे, कि जम्मू कश्मीर में गर्तावास है और वहां पे मतलब कि जम्मू कश्मीर में है बुर्जहोम, और वहां से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले। गर्तावास मतलब क्या होता है, गड्ढे में जो चूल्हे वगैरह बनाए जाने वाली व्यवस्था है ना, उस टाइप की चीजें हैं। अभी आगे हम आपको समझाएंगे भी। तो आपको बताना है कि कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन ए है कश्मीर, बी गुजरात, सी है राजस्थान, डी है पाकिस्तान। तो आंसर ऑलरेडी बता चुके हैं, हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कश्मीर का बुर्जहोम। ठीक है। और बुर्जहोम कैसा है, मतलब कि कौन सा स्थल है, तो ये भैया नवपाषाण कालिक स्थल है ना, नवपाषाण कालिक स्थल है। ठीक है। चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हेडिंग में था स्थायी जीवन की ओर। हम आपको इस तरह से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी एहसास ना हो कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। और एक बहुत ही छोटी सी बात है, आप लोग जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा। बिना एनसीईआरटी पढ़े कल्याण नहीं होना है। आपको कोई भी एग्जाम देना है तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आप जितना समय लॉस करेंगे इधर उधर भटकने में उतना ही देरी होगी। चलिए देख लेते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है बुर्जहोम, जो कि वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें गर्तावास कहा जाता था या कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और इससे इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है और ऐसा लगता है कि जो लोग हैं वो मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो आप समझिए कि इन लोगों ने बेसमेंट टाइप का बनाया हुआ था। तो जैसे ठंड वाला मौसम है तो ये लोग गड्ढे के नीचे चले जाते थे, मतलब जो गर्तावास इन्होंने मतलब जो गड्ढे घर जमीन के अंदर बनाया हुआ था वहां चले जाते थे। जब गर्मी आती थी तो वो लोग बाहर आके रहने लगते थे, बाहर खाना पीना इनका होने लगता था। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो जो पुरातत्वविद हैं उनको मतलब समझ में आई हैं। तो इसका आंसर हमने बता दिया। आगे हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। अभी हमने मैप जब देखा था तो उसमें हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हटके है। ठीक है। तो आपको बताना है कि जो मेहरगढ़ है वो कहाँ स्थित है। ओहो हो, ये तो गलत लिखा हुआ है। ये दरअसल होना चाहिए था बोलन दर्रा के पास या बोलन दर्रे के पास। ठीक है। तो ये बोलन दर्रा के पास है
और दूसरा कह रहे हैं नीति दर्रा के पास, और तीसरा है बड़ा लाचा दर्रा के, ओह बड़ा लाचा, ऐसा पता होना चाहिए कि जो लाचा होता है ना, लाचा, हाँ ठीक है, बड़ा लाचा, उसके बाद जो ला लिखा रहता है ना, इस ला का अर्थ ही होता है दर्रा। तो जैसे सपोज दैट कोई बोल रहा है कि नीति ला दर्रा, तो अगर नीति ला बोला जा रहा है तो फिर आपको दर्रा बोलने की जरूरत नहीं है। तो वही देख लीजिए, कह रहे हैं कि नीति दर्रा के पास या फिर बड़ा लाचा दर्रे के पास या फिर रोहतांग दर्रे के पास। आपको बताना है कि जो मेहरगढ़ है वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि बोलन दर्रे के पास स्थित है हमारा मेहरगढ़। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो, ठीक है। तो चलिए देखिए, आप देखिए कि ये जो मतलब आपको चित्र दिखाया गया है, ये किस चीज का चित्र है। तो ये मेहरगढ़ जो स्थान है वहां पे एक घर का चित्र दिखाया गया है आपको। यहाँ से देखते हैं, यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मानचित्र में मैंने आपको दिखा ही दिया था कि जो पाकिस्तान वाला रीजन है वहां पे यहाँ ऐसे मेहरगढ़ लिखा हुआ था, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। आगे देखिए, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको दिख जाना चाहिए कि ईरान जाने वाले रास्ते के मध्य में कौन सा दर्रा पड़ता है, तो वो हो जाएगा हमारा बोलन दर्रा, ठीक है। कह रहे हैं कि बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थल है ये मेहरगढ़, और इसके साथ साथ बता रहे हैं कि मेहरगढ़ वह स्थान है संभवतः जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं आदि जो मतलब कि उपजाना है वो स्टार्ट किया, और भेड़ बकरी पालना भी सीखा हुआ था। तो ये संभवतः बताई जा रही है, क्योंकि एग्जैक्ट क्या हुआ है ये कोई नहीं जानता है। इतिहास की जो भी घटनाएं हैं वो सब संभवतः में ही हैं। आगे देखते हैं, फिर आगे आपको बताया जा रहा है कि जो मेहरगढ़ स्थान है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। उनमें फिर किन की हड्डियां मिली हैं ये भी आपको बताई गई है। हिरण है, शुअर हैं, और साथ में कुछ जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां भी मिली हुई हैं, ठीक। और मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार जो घर है उनके भी साक्ष्य मिले हुए हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। अब जैसे छोटी फैमिली है तो जाहिर सी बात है कि चारों लोग चारों कमरे में तो रहेंगे नहीं, और वैसे भी पहले तो लोग एक ही जगह पर रह करते थे। अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग एक ही कमरे में रह जाते थे। तो जो अन्य कमरे होते थे उसमें वो लोग अपने खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसको रख लेते हैं। गांव में आज भी ऐसा ही होता है। अब जैसे जो लोग किसान हैं उनके घर में 1-2 कमरे ऐसे बनाए ही जाते हैं जिसमें जानवरों के लिए भूसा वगैरह रखना है। घर के खाने पीने की जो सामग्रियां हैं उनको भी अलग से ही रखनी है स्टोर करके। तो इसी तरह की चीजें आपको जो मेहरगढ़ में घर मिले हैं उस मतलब आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये मेहरगढ़ से हमें किस किस चीजों के साक्ष्य मिले हैं ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे बताया गया कि मृत्यु के बाद, यानी कि मेहरगढ़ जो स्थान है वहां पे बता रहे हैं कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो लोग क्या किया करते थे। तो मृत्यु के बाद सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो मृतक थे, यानी कि जिसकी मृत्यु हुई है, उनके जो सगे संबंधी हैं, यानी कि उनके जो घर परिवार वाले लोग हैं, वो क्या करते थे, तो वो मृतक के प्रति सम्मान जताते थे। और लोगों की आस्था ऐसी थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, यानी कि परलोक वाली जो व्यवस्था है ये आज ही नहीं चल रही है, ये पहले से ही चलती आ रही है। उनका लोगों का मानना था कि अगर व्यक्ति मर गया है तो उसके बाद भी उसका जीवन है, ऐसा नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया है। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो वहां पे कब्र होती थी, यानी कि जहां पे लोगों को दफनाया जाता था, वहां पे क्या होता था, वहां पे जो व्यक्ति मरा है उसके साथ खाने पीने की जो सामग्री है वो रखी जाती थी। इवन वहां पे तो एक मतलब कि मृतक के साथ बकरी को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। ये देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कंकाल बकरी का है। तो आई होप आप जरूर पहचानते होंगे। ये देखिए, ये कंकाल जो है बकरी का है और ये है मरे हुए व्यक्ति का। मुझे इसकी जो ये पोजीशन है वो देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब लोगों को दफनाते हैं तो लंबा लंबा हाथ पैर एकदम लंबा करके दफनाते हैं। इन्हें देखिए, इनके तो यूं पैर मतलब जैसे आराम से सो रहे हूँ उल्टी पुल्टी मार करके। फिलहाल के लिए आगे देखेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। और याद रखिएगा कि जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में है, बोलन दर्रे के पास है, और ये जो बोलन दर्रा है ये ईरान जाने वाले रास्ते के मध्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7।
और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं कि नवपाषाण युगीन पुरा स्थल जिसका नाम है चवाल ह्यूक, ये कहाँ पे स्थित है। आपको बताना है कि ये चवाल ह्यूक कहाँ स्थित है। अभी इसके पहले वाली जो वीडियो थे उसमें हमने देखा था कि रोसेट्टा नामक नगर जो है वो मिस्र में है। तो वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है कि जो चवाल ह्यूक है ये एक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है। आपको बताना है कि इसकी स्थिति कहाँ है, यानी कि इसकी लोकेशन आपको बतानी है। कह रहे हैं तुर्की में, मिस्र में, फ्रांस में, भारत में। तो अब हम लोग भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज का जो आंसर है वो भारत होगा, तो भारत भी नहीं होगा। आप देखेंगे कि फ्रांस भी नहीं होगा, मिस्र भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। और अभी तो तुर्की का नाम भी चेंज हो चुका है, अब उसका नाम हो गया है तुर्की। ठीक है, तो चलिए इसका हमने आंसर बता दिया है कि ऑप्शन ए यानी कि तुर्की हो जाएगा। यहाँ पे इनका बताना है कि एटलस में जाकर के खोजिए, तो आप लोगों के पास अगर एटलस हो तो जाकर के खोज लीजिए। यहाँ हम देखेंगे कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक जो चताल ह्यूक है, ये आप इसकी लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी, तुर्की में है। ठीक है, तो ये जो चताल ह्यूक है, क्या मैंने यहाँ चवाल लिखा है, हाँ देखिए यहाँ चवाल गलत हो गया है, मैंने इसको चताल ही लिखा था, गलत हो गया है थोड़ा सा। तो याद रखिएगा भैया वो चवाल नहीं चताल ह्यूक है। ठीक है, तो ये जो चताल ह्यूक है ये कहाँ है, तुर्की में है। आगे देखिए, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल बताया गया कि कहाँ से क्या चीजें लाई जाती थी। तो ये एक बार शायद पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछा हुआ है कि सीरिया में, मतलब ऐसे ही सामने सामने लिख दिया गया है, आपको मैच द फॉलोइंग में करना है कि कौन सी चीजें कहाँ से लाई जाती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सीरिया जो है वो चकमक पत्थर के लिए जाना जाता था। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर इसका आयात करेगा तो यहीं से करेगा। तो सीरिया से चकमक पत्थर, और लाल सागर से क्या लाई जा रही है, तो लाल सागर की जो कौड़ियां हैं वो लाया जा रहा है लाल सागर से। और जो भूमध्य सागर है वहां से क्या लाई जा रही है, तो वहां से सीपियां लाई जाती थी। तो ये 3 पॉइंट हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट कि जो सीरिया है वो चकमक पत्थर के लिए जाना जाता था, जो हमारा रेड सी है वो कौड़ियों के लिए, और जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है वो सीपियों के लिए जाना जाता था। आगे बता रहे हैं कि ध्यान रहे कि उस समय तक जो पहिए वाले वाहन हैं उनका विकास नहीं हुआ था। यानी कि आज जैसे हम लोग पहिए वाले वाहन का विकास कर चुके हैं, इवन आज तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, उन लोगों ने तब तक जो धीरे धीरे बैलगाड़ी वगैरह का विकास किया था, तो उसका भी विकास उस टाइम तक नहीं हुआ था जिस टाइम की ये बातें चल रही हैं। तो लोग कैसे करते थे, तो लोग जो है सामान को खुद या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। तो इस तरह से उनका आवागमन और सामान का जो आयात निर्यात है वो चलता था। आगे देखेंगे हम लोग अपना, तो यहाँ से हमारे लिए 3-4 क्वेश्चंस एकदम मतलब एग्जैक्ट बन रहे हैं। कैसे, एक तो चताल ह्यूक तुर्की में है, और दूसरा कौन सा क्वेश्चन बन रहा है कि जो सीरिया है वो चकमक पत्थर के लिए जाना जाता था, जो हमारा रेड सी है वो कौड़ियों के लिए जाना जाता था, और जो भूमध्य सागर है वो सीपियों के लिए जाना जाता था। यहाँ से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो भूमध्य सागर और लाल सागर है इनके मध्य में एक नहर है, आपको बताना है कि वो नहर जो है उसका नाम क्या है। तो जो हमारा भूमध्य सागर है और इधर आप देखेंगे कि लाल सागर, तो जो भूमध्य सागर और लाल सागर है इसके मध्य में एक नहर है, आपको बतानी है कि वो नहर का नाम क्या है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें देख लेते हैं ताकि आपका ये जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाए, कुछ भी इसमें से छूटने ना पाए। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट जो है वो आप देखिए भीमबेटका के बारे में बताया जा रहा है। और ये जो भीमबेटका है ये वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ है, तो जो हमारा मध्य प्रदेश है वहाँ आपको मिल जाएगा। और ये जो है इस पुरा स्थल पर क्या मिले हैं, तो ये जो भीमबेटका है इस पुरा स्थल पर आपको गुफा और जो कंदराएं होती हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। लोग इन गुफाओं में रहा करते थे, और क्यों रहा करते थे वो भी बता रहे हैं, क्योंकि जो गुफा में रहने से उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो मतलब गुफाएं या कंदराएं मिली हैं किस रिवर के तट पे है, तो नर्मदा नदी के तट पर मिली हुई हैं। आगे देखते हैं पुरा स्थल कहा किसे जाता है। इतनी देर से पुरा स्थल हम लोग कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार पुरा स्थल किसको कहते हैं।
तो जो पुरा स्थल है हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और जो इमारतें हैं इनके जैसी वस्तुओं के अवशेष यानी कि साक्ष्य मिले हों। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे फिर उन्हें वहीं छोड़ गए। अब छोड़ गए या सारे लोग निपट गए, ये तो वही लोग जानते होंगे। आगे देखिए, ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आगे आगे हम लोग देखते चलेंगे कि बहुत सारी चीजें इतिहास में जानने को आपको मिलेंगी। ये तो केवल ट्रेलर है। 6th 7th 8th क्लास में तो आपको नहीं, 7th 8th में आपको काफी कुछ जानकारी हो जाएगी और आगे जैसे जैसे जाएंगे फिर आपको बहुत ही ज्यादा जानकारी होगी अगर आप लोग 12th तक की NCERT कवर करते हैं तो। और अगर आप लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे तो हम जरूर 12th तक की NCERT कवर करेंगे, लेकिन आप लोग क्लासेस करते ही कहाँ हैं। चलिए हम लोग देखेंगे आगे अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे लिए काम का है। और यहाँ क्या देखना है, यहाँ देखना है नाम और तिथियों से जुड़ा हुआ जो फैक्ट है वो। तो देखिए बता रहे हैं कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उन्हें मतलब कि उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे प्रारंभिक काल है वो उसका क्या नाम था, उसका नाम था पुरा पाषाण काल। अब आगे चल के देखेंगे कि ये जो पुरा पाषाण काल शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। और वो 2 शब्द कौन सा है, एक तो है पुरा और दूसरा है पाषाण। और पुरा मतलब क्या होता है, तो ऐसे बता दे रहे हैं कि ये जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण जो काल है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है पुरा और दूसरा है पाषाण, दूसरा है पाषाण। तो पुरा मतलब क्या होता है, पुरा मतलब होता है पुराना या प्राचीन, और पाषाण मतलब क्या होता है, ये होता है पत्थर। ठीक है, तो इसका 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बता दिया हमने, पुरा यानी कि प्राचीन और दूसरा पाषाण यानी कि पत्थर। और ये जो नाम है ये पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों का जो इम्पोर्टेंस है उसको बताते हैं। ठीक है, और फिर आगे आप देख लीजिए जो पुरा पाषाण काल है इसको कब से कब तक के लिए जाना जाता है। तो जो पुरा पाषाण काल है वो 20 लाख साल पहले से 20 लाख साल पहले से स्टार्ट हुआ और आज से 12,000 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड रहा है उसको हम पुरा पाषाण काल के दौरान गणना करते हैं। ठीक है, तो कब से कब तक पुरा पाषाण काल माना जाता है, तो 20 लाख साल पहले से स्टार्ट हुआ और 12,000 साल आज से आप देखेंगे तो पहले तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पुरा पाषाण काल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये जो काल है यानी कि ये जो पुरा पाषाण काल है इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आरंभिक जो है यानी कि जो पुरा पाषाण काल है, ये सपोज दैट ये हमने पुरा पाषाण काल लिखा। ठीक है, तो इसे भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहला आता है आरंभिक पुरा पाषाण काल। ठीक है, आरंभिक पुरा पाषाण काल। फिर आप देखेंगे जो आता है मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। और फिर आप देखेंगे उत्तर, या इसे ही हम लोग निम्न पुरा पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि मानव की जो मतलब हिस्ट्री रही है यानी कि जो मानव का इतिहास रहा है उसकी जो भी लगभग घटनाएं घटी हैं वो इन्हीं टाइम मतलब इन्हीं जो टाइम पीरियड है इसी में घटी हुई है। लगभग 99% जो घटना या 99% जो कहानी रही है वो इसी टाइम पीरियड के दौरान की रही हुई है। ठीक है, आगे देखिए जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जब हमारा एनवायरमेंट में जब चेंज होना स्टार्ट हुआ है तो उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे मेसोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोलिथ कहते हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कहते हैं कि इसको हिंदी में भी कुछ कहा जाता है ना, तो हिंदी में जो मेसोलिथ है इसे मध्य पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। और इसका टाइम पीरियड भी आगे बता दिया गया है कि 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। यानी कि पुरा पाषाण काल हमने देखा एक मतलब 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक रहा। फिर आप देखेंगे कि मध्य जो युग रहा है या मध्य पाषाण युग रहा है इसे हम लोग 12,000 से आज से 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का मानते हैं। फिर आप देखिए कि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ है, तो इस काल के दौरान जो पाषाण औजार हैं वो आमतौर पर पे मतलब कि छोटे हो गए। पहले जो है वो बड़े बड़े पत्थर के औजार थे, अब जो है थोड़ा छोटे पत्थर के औजार होने लगे हैं। और इन्हें क्या कहा गया, बहुत छोटे होते थे
तो ये पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें क्या कहते थे, तो इन्हें कहा जाता है माइक्रोलिथ, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ये जो छोटे पत्थर के औजार होते थे ना, इसे कहते हैं माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण। तो जो ये देखिए दो चीजें मिल गई हैं। एक तो जब पर्यावरण में बदलाव होना स्टार्ट हुआ उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा मेसोलिथ। जो पत्थर के छोटे छोटे हथियार औजार बनने स्टार्ट हुए हैं या हथियार बनने लगे उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा माइक्रोलिथ या लघु पाषाण, ठीक है। आगे देखिए, प्रायः जो ये औजार हैं इसमें हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाए जाते थे। आज भी आप देखेंगे कि जो औजार हैं, जैसे चाकू हो गया, चाकू अभी तो प्लास्टिक का भी चाकू हत्था लगा हुआ आने लगा है, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे कि जो चाकू होता है उसमें लकड़ी का जो है बेंट लगा रहता है, उसको गाँव में बेंट बोला जाता है। खुरपा वगैरह होता है, हंसिया हो गया या जो है दराती वगैरह हो गई या कुल्हाड़ी हो गई, तो इन सब में आप देखेंगे कि आज भी ये प्रचलन है, उसमें क्या लगा रहता है, तो लकड़ी का बेंट लगा रहता है। तो पहले आप मतलब अभी इस टाइप का बेंट लगा रहता है, पहले क्या होता था, या तो हड्डियों के बेंट लगे रहते थे या फिर पत्थरों के बेंट लगे रहते थे। आगे हम देखेंगे, हालांकि लकड़ियों के पहले भी बनते थे, आज भी बन ही रहे हैं। फिर आगे देखिए, ये देखिए हंसिया, आरी जैसे औजार उस टाइम पे मिले हैं, आज भी मिलते हैं। हंसिया, आरी, इन सब में अगर लकड़ी का बेंट ना लगा रहे तो फिर आप उसको चला नहीं पाएंगे, जिस काम के लिए आपने उसको लिया है उसमें यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं। आगे देखेंगे, साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। फिर हम आगे देख लेते हैं कि जो अगला युग है वो शुरू होता है 10,000 साल पहले से, यानी कि हमने देख लिया जो पूरा पाषाण काल रहा, मतलब 20 लाख साल से स्टार्ट हुआ, 12,000 साल तक आया। फिर हमने देखा जो मध्य पाषाण युग रहा है वो 12,000 साल से स्टार्ट हुआ और 10,000 साल तक आया। आगे का जो टाइम पीरियड है जिसे हम नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट हुआ है 10,000 साल पहले से, आज से 10,000 साल पहले से। तो इसके आगे इसमें कुछ बताया नहीं गया है, इस वजह से यहीं तक हमने भी आपको बता दिया है, ठीक है। और इसको नवपाषाण कहते हैं, ये हमें जानना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि जो आज हम लोग एक जगह पे टिक कर रहना स्टार्ट कर दिए हैं, आज क्या स्टार्ट कर दिए, बहुत सालों से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो स्टार्ट हुआ है ये प्रोसेस क्या रहा है, इसके बारे में इसमें बताया गया है, देख लेते हैं। कहते हैं कि बसने की जो प्रक्रिया है वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, यानी कि आज से 12,000 साल पहले स्टार्ट हुई। तो अभी हमने ऊपर देखा ना कि जो मध्य पाषाण युग रहा है वो 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ। तो अगर सपोज दैट कोई आपसे पूछ ले कि 12,000 साल पहले या ये कहें कि बसने की जो प्रक्रिया है वो कब स्टार्ट हुई, तो मध्य पाषाण अगर लिखा है तब भी बात सही है और आज से 12,000 साल पहले लिखा है तब भी बात सही है, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन जो फसल है उसमें आपको गेहूं तथा जौ देखने को मिल जाएंगे। और मैंने पिछले जो वीडियो थी उसमें बताया था कि गेहूं और जौ को उपजाना जो स्टार्ट किया गया है वो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर स्टार्ट किया गया था, जो कि भारत के कहाँ पे है, तो उत्तर पश्चिम वाले इलाके में है और उसकी मैंने लोकेशन भी आपको मैप में दिखाई हुई थी। फिर उसी तरह सबसे पहले जो पशु है वो पालतू बनाए गए और उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे बताया नहीं गया है क्या कि सबसे पहला जो पालतू पशु रहा है वो डॉग रहा है, तो ये इसमें एग्जैक्टली बताया नहीं गया है और कहीं बताया गया रहा होगा, स्किप हो गया होगा। जानवरों में कुत्ते के बाद, ओहो सामने ही लिखा है, हम भी कम नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पे बताया गया। उसी तरह सबसे पहले जो पालतू बनाए गए जानवर हैं इसमें आप देखिए कुत्ता और उसके बाद फिर भेड़ बकरी आते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहला जो पशु पाला गया वो कौन सा रहा, वो रहा है डॉग और उसके बाद फिर भेड़ बकरियां रही हैं। तो भैंस वगैरह बहुत बाद में पालतू बनाए गए, वो जो मतलब कि गाय यादवों के यहाँ बताया जाता है ना, पुरातन से ही चला आ रहा है, तो उसके साक्ष्य एग्जैक्टली नहीं मिलते हैं। सबसे पहले जो पालतू बनाया गया है वो डॉग, फिर भेड़ बकरियां हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहा है, इसको याद रखिएगा। अब अनाज को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ था, तो इसका क्वेश्चन बनाना ठीक नहीं लगा हमें, इस वजह से हमने डायरेक्ट ही लिख लिया है। क्या पता कल को पूछ लिया जाए कि अनाज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है हम उसको देख रहे हैं, बाकी तो अनाज के अन्य भी बहुत सारे उपयोग हैं। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं ना कि फ्यूल के रूप में भी अनाज को यूज किया जा रहा है, तो पहले उस टाइम पे जो है फ्यूल के रूप में नहीं यूज किया जा रहा था, यहाँ देख लीजिए किस किस रूप में यूज किया जा रहा है।
तो बीज के रूप में, यानी कि आज आप जो अनाज उपजा रहे हैं उसे अच्छे से रख लेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से उस अनाज को बोने में काम आएगा। तो आप उसको बीज के रूप में मतलब वो लोग उसको बीज के रूप में यूज़ कर रहे थे, खाने के रूप में तो यूज़ कर ही रहे थे। और सपोज दैट किसी को कोई गिफ्ट देना है तो भी वो लोग अनाज का उपयोग करते थे। अब आज इतने महंगे महंगे गिफ्ट आप ले रहे हैं ना, बना बनाया गए, मार्केट से परचेज किया और अपना न्यू ईयर आने वाला है तो गिफ्ट कर दिए। पर ऐसा तब नहीं था। तब वो लोग हमारे पास गेहूं है, आपके पास धान मतलब कि चावल नहीं है, तो हम आपको सपोज दैट आपके पास चावल नहीं है, हमारे पास चावल है, तो हम आपको एज अ गिफ्ट चावल दे रहे हैं। तो उस टाइम पे जो अनाज हुआ करता था वो एज अ गिफ्ट भी यूज होता था और भंडारण के लिए तो करना ही पड़ता था। अगर रखेंगे नहीं तो खाएंगे क्या आगे चल करके। तो ये सारी चीजें, और आज तो भैया डीजल मतलब जो फ्यूल है वो सब भी बनाया जा रहा है। तो आज की बात अलग है, हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्राचीन इतिहास ही देखेंगे। फिर आगे देखिए, ये जो है क्रोनोलॉजी, आजकल एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन हो गया है भैया क्रोनोलॉजी। जिन लोगों ने पीसीएस दिया होगा उनकी आत्मा एकदम त्रस्त हुई होगी। तो देखिए क्रोनोलॉजी लगाने में आता है। हालांकि ये इस टाइप की जो क्रोनोलॉजी है वो सीटेट का भी फेवरेट रहा है, वहां भी बहुत पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं इन्हें भी। तो देखिए ये जो मध्य पाषाण काल है, ये इसका बताया गया है कि कब से कब तक ये टाइम पीरियड है। तो ये 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक रहा है। और आगे देखिए यहाँ पे जो बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई है ये इसी टाइम पे आरंभ हुई है ना, मध्य पाषाण काल में। तो वो भी बताया गया है कि आज से 12,000 साल पहले जो बसने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। फिर यहाँ आप देख लीजिए कि आज से 10,000 साल पहले जो नवपाषाण युग है वो स्टार्ट हुआ है। और मेहरगढ़ में जो बस्ती है उसका आरंभ आज से लगभग 8,000 साल पहले हुआ है। तो